यस बेटा, 11th क्लास, वेलकम अगेन जी। तो यार एसएचएम वाला टॉपिक अपना चल रहा है। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी बेसिक बातें, सेकंड लेक्चर में काफ़ी मैथमेटिकल पार्ट भी बेटा कवर अप किया, न्यूमेरिकल्स अपने स्टार्ट हो गए। अब आज का जो लेक्चर है देखते हैं, मे बी एसएचएम का बेटा लास्ट लेक्चर हो, ज़्यादा लंबा खींच गया तो कुछ बातें अगले लेक्चर में डाल देंगे, छोटी छोटी हैं बातें, खींच भी सकता है। मैथमेटिक्स गया कि जो एसएचएम की हमने इक्वेशन बना दी, कई चीज़ें डिस्कस की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, बेसिकली तीनों बातें की, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, वेलोसिटी की और एक्सेलरेशन की। अब एक बात अपनी रह गई, एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम, ठीक है, वो करेंगे। उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन एसएचएम, फिर एसएचएम के कई तरह के एग्जाम्पल्स करेंगे। तो एक टॉपिक अपना जो मेन रह रहा है उसको पहले कवर अप करा दें। हेडिंग डाल लो, एनर्जी स्टोर्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। तो क्या हेडिंग बनी जी? एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट एसएचएम में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्प्रिंग वाला केस हो, चाहे पेंडुलम वाला केस हो, जो भी हो। मैं अपनी डिस्कशन पेंडुलम से करता हूं, लेकिन वो जनरलाइज हो जाती हैं दूसरों के लिए भी, तो हमने तो पेंडुलम से ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया कि मान लो ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो किस में है? एसएचएम में। अब बेटा एसएचएम में है तो रिस्टोरिंग फोर्स का देखो कंसेप्ट है यहां पर। जब वो मीन पोजीशन में होगा, मीन पोजीशन से जब वो दूर जा रहा है तो उस पर क्या लग रहा है? एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। जैसे स्प्रिंग वाले केस में हमने पढ़ा कि भाई एक स्प्रिंग है, ये उसकी मीन पोजीशन है, मतलब ओरिजिनल लेंथ। अगर इसको खींचोगे तो स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग आएगी और इस पे क्या लगेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स। ऐसी कोई भी एसएचएम हो बिना रिस्टोरिंग फोर्स के तो वो हो ही नहीं सकता। तो यार अगर एक ऑब्जेक्ट, ये इसकी एक्सट्रीम जानी है, मान ले कहीं पर इन बिटवीन यहां पर है, तो इस जगह पर है, तो ये क्या हुई? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो बेटा इस जगह पर इसको वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में यानी मीन पोजीशन में लाने के लिए एक क्या लग रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा ही आएगा। यानी पार्टिकल अगर एसएचएम में है तो रिस्टोरिंग फोर्स का कंसेप्ट है, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आएगा ही आएगा, ठीक है जी। ऊपर से क्योंकि भाई मोशन है, मोशन की बात हो रही है ना। अब पार्टिकल तो मोशन में, आपको पता है किसी भी इंस्टेंट पे अगर वो डिस्प्लेसमेंट कुछ मीन पोजीशन से लेकर जा रहा है तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी हो ही सकती है। तीनों चीजें होंगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी है, एक्सेलरेशन भी है और वेलोसिटी भी है। तो बेटा अगर पार्टिकल के पास मोशन है, यानी पार्टिकल के पास कुछ स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी का भी कंसेप्ट आएगा ही आएगा। सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट इन एसएचएम द पार्टिकल विल बी हैविंग पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल के पास भाई दोनों टाइप की एनर्जी होंगी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक भी। जो टोटल एनर्जी होगी वो दोनों एनर्जीज का क्या होगा? सम होगा। तो आपने हेडिंग डाल ली बेटा, एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। मैंने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर दी, ठीक है, हेडिंग आपने डाल ली। मैं यहां पे जगह बचाने के लिए मिटा देता हूं इसको। सबसे पहली लाइन लिख लो, अ पार्टिकल इन एसएचएम पोजेस बोथ काइनेटिक एज वेल एज
potential energy. A particle in SHM possess both kinetic and potential एनर्जी. ठीक है, इसमें सबसे पहले लिखना लेट एट एनी इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट पार्टिकल इज एट डिस्प्लेसमेंट x. देखो x से भी डिनोट कर सकते हो, y से भी डिनोट कर सकते हो. अब हम शुरू से x से डिनोट करते आ रहे हैं, तो किससे डिनोट कर दिया? x से डिनोट कर दिया. ठीक है, पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट मान लो इस वक्त कितनी है? x. ठीक है, तो x के बारे में क्या लिखा जा सकता है? इट इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट. ठीक है जी. अब आपको यह भी पता है अगर डिस्प्लेसमेंट x है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, या फिर v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. देखो, अगर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या थी? किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे x है, तो उस वक्त की वेलोसिटी क्या होगी? ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये तो पता होना चाहिए आपको, कर लिया हमने. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी, हमने बोला ना भाई, उसके बाद दोनों एनर्जीज हैं. पहले कौन सी एनर्जी निकाली हमने? काइनेटिक निकाल लेंगे, फिर कौन सी निकालेंगे? पोटेंशियल निकालेंगे. दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एनर्जी आ जाएगी. तो हमने बोला भैया पार्टिकल है, एसएचएम में है, उसके बाद दोनों एनर्जी होती है, काइनेटिक भी होती है, पोटेंशियल भी होती है. जिस वक्त उसकी डिस्प्लेसमेंट x थी, जिसकी इक्वेशन ये थी, उस वक्त उसकी वेलोसिटी v है, जो कि ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है. और इसलिए उस वक्त उसकी जो काइनेटिक एनर्जी E है, काइनेटिक एनर्जी को चल के ई से डिनोट कर लेंगे. ठीक है, के ई है, वो क्या होनी चाहिए? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम. वी की जगह क्या पुट करेंगे? ये वैल्यू पुट कर देंगे. तो वी था, वी का स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये काइनेटिक एनर्जी की क्या आ गई? एक्सप्रेशन आ गई. बाकी आपको पता ही है, ओमेगा स्क्वायर एम इक्वल टू के भी बेटा बोलते हैं हम. के इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम. देयरफॉर जो भाई काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आ गई? हाफ ओमेगा स्क्वायर एम इंटू एम्पलीट्यूड माइनस उस वक्त की डिस्प्लेसमेंट, या फिर काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसको नोट करके अपना रख लो जी. इट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अगली बात, भाई काइनेटिक है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. वैसे तो हमें पता है कि जो पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से x डिस्टेंस की दूरी पे हो, तो x डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क डन किसके इक्वल होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर. तो पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी? हाफ के एक्स स्क्वायर. लेकिन उसको डिराइव कर देते हैं यार. तो फर्स्ट पार्ट कि जी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होती है, और उसमें पहले हमने क्या कैलकुलेट कर ली? काइनेटिक कैलकुलेट कर ली. कितनी आ गई? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. आगे लिख लो, आल्सो एट द सेम टाइम particle will be having potential energy. ठीक है जी, which can be
ऑब्टेन्ड एज, कैसे ऑब्टेन करोगे कि हमने बोला लेट डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, ठीक है, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एक्स है, देयरफॉर रीस्टोरिंग फोर्स, पता ही है अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो रीस्टोरिंग फोर्स कितना होगा, माइनस के एक्स, ठीक है जी। तो इसको वापस कौन खींच रहा है, माइनस के एक्स। मान लो हम इसको फर्दर मूव करने की कोशिश करते हैं, कितना डिस्टेंस, dx, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर हम dx मूव करवाएं तो रिस्टोरिंग फोर्स इतना है। नाउ टू मूव dx अगेंस्ट दिस रिस्टोरिंग फोर्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर बेटा मैं dx डिस्टेंस मूव करूंगा तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी एक्स, यानी वर्क कितना करना पड़ेगा, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि जब ये खुलेगा तो ये बनेगा एफ डी एक्स कॉस 180, क्योंकि अगेंस्ट आ रहा हूं ना, रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, मैं इसको और दूर लेके जा रहा हूं, तो एफ माइनस एफ इंटू डी एक्स। यहां पर अब अगर एफ की वैल्यू पुट कर दोगे तो इट इज बेटा जी माइनस के एक्स, एफ की वैल्यू कितनी है मेरे भाई, इट इज माइनस के एक्स, माइनस के एक्स भाई यहां पे पुट कर दे तो माइनस माइनस कट जाएगा, ये बन जाएगा के एक्स डी एक्स, ठीक है। याद करो वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में वर्क डन हमने इसी फार्मूले से कैलकुलेट किया हुआ है कि वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग वाला। तो बेटा dx डिस्टेंस मूव करने में कितना वर्क डन लगेगा, k इंटू एक्स इंटू डी एक्स, और आगे लिख लो नाउ टोटल वर्क डन इन मूविंग द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन टू x। ये तो dx डिस्टेंस मूव कराया था ना बेटा, तो टोटल डिस्टेंस अगर मूव करना हो कहां से लेके कहां तक, मीन पोजीशन से x तक, तो क्या लिख लोगे भाई, देयरफॉर जो टोटल वर्क डन आएगा इसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, कहां से कहां तक, 0 से x तक। तो वैल्यू पुट करते मेरे भाई, क्या बनेगी, के एक्स डी एक्स 0 से x, यहां से बेटा जी w इक्वल टू के कॉन्स्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 0 से x, ये बन जाएगा k तो k ही है, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से x, यानी मीन पोजीशन से लेकर x डिस्प्लेसमेंट तक जाने में कितना वर्क करना पड़ा, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद लिख देना होता है कि दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द पार्टिकल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी में जाएगी, लेकिन आपने क्या लिखा, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका फार्मूला क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। के को आप ओमेगा स्क्वायर एम भी लिख सकते हो, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर एम एक्स स्क्वायर। ये किसकी एक्सप्रेशन आ गई भाई, इट इज एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, जब भैया मीन पोजीशन से कितनी डिस्प्लेसमेंट पे पार्टिकल एक्स पर, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला तुम्हारे सामने देख लो क्या आ गया, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब काइनेटिक एनर्जी भी एक्स पे डिपेंड करती है,
कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, मतलब पार्टिकल कहां पर है, उस पर काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड करती है और एक्स पर पोटेंशियल एनर्जी भी डिपेंड करती है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला भाई अलग से याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी का अलग से याद रखना है, उसके आगे लिख लो देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन एज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज गिवन एज। तो टोटल कैसे निकालोगे भाई, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दोगे तो क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है जी। तो देयरफॉर जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर। चेक कर लो, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, देयरफॉर टोटल एनर्जी इक्वल टू हाफ के कॉमन, ब्रैकेट में बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर को काटा तो टोटल एनर्जी कितनी बनी, हाफ के ए स्क्वायर, यानी टोटल एनर्जी कितनी बनी, हाफ ओमेगा स्क्वायर एम इंटू ए स्क्वायर। खास बात क्या है, खास बात ये कि भाई जो टोटल एनर्जी है ये कांस्टेंट है, ये एक्स पे डिपेंड करती ही नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी करती है। अलग अलग पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होगी, काइनेटिक भी करती है, अलग अलग पोजीशन पे काइनेटिक अलग अलग होगी, टोटल एनर्जी नहीं कर रही। टोटल एनर्जी तो के कांस्टेंट है भाई, ओमेगा स्क्वायर एम, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, एम कांस्टेंट रहेगा और ए एम्पलीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर, याद रखना है जी, नोट करो इसको। हाँ जी बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ठीक है जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, टोटल एनर्जी भाई हाफ के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। ठीक है जी। अब इसमें कुछ बातें नोट कर लेना यार। अगर हम बात करते हैं मीन पोजीशन की, ठीक है, एट मीन पोजीशन, ध्यान देना, मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, 0। तो अगर एक्स बेटा जी 0 रखते हो तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, चेक कर ले, इट विल बी हाफ के ए स्क्वायर, जो कि काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो ये टोटल एनर्जी के इक्वल ही आ गई ना, हाफ के ए स्क्वायर टोटल एनर्जी के इक्वल आ गई, मैक्सिमम है, इससे ज्यादा भाई नहीं हो सकती। अगर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी हो तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या देख, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, 0 मीन पोजीशन पर, तो 0 पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू है। और टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दे, हाफ के ए स्क्वायर, ये हाफ के ए स्क्वायर ही बनेगी टोटल। तो अगली बात, अगर मैं बात कर रहा हूं एट एक्सट्रीम पोजीशन, अगर बेटा यार कहां पहुंच गए, एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, ए के इक्वल। अब एक्स की वैल्यू यार किसके इक्वल रखोगे, ए के, तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 0 हो गया भाई मेरे। एक्सट्रीम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 0। पोटेंशियल एनर्जी चेक करना,
एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, एक्स की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए, तो क्या बनेगा हाफ के ए स्क्वायर, जो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। टोटल एनर्जी किसके इक्वल आएगी भाई, दोनों को ऐड कर दे, हाफ के ए स्क्वायर, मतलब भाई टोटल उतनी ही रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, काइनेटिक पोटेंशियल में पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट होती रहती है। ठीक है, जितनी एक्स की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, जितनी एक्स की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी, काइनेटिक बेटा कम होती जाएगी और पोटेंशियल बढ़ती जाएगी, क्योंकि काइनेटिक में यहां पे माइनस में लगा हुआ है ना एक्स, ये बढ़ता जाएगा, वैल्यू कम होती जाएगी, इसमें डायरेक्ट लगा हुआ पोटेंशियल में वो बढ़ती जाएगी। ठीक है जी, अगर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ध्यान देना, ये मान लेते हैं मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ना, मीन पे काइनेटिक कैसी आती है, मैक्सिमम आती है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता होता है। ठीक है जी, ये क्या हो गया, x इक्वल टू ए, ये भी क्या है x इक्वल टू ए, एक बड़ा नेगेटिव ए और एक पॉजिटिव ए लगा ले, चल ये जीरो है, x इक्वल टू ए है, ये माइनस ए है, तो एक्सट्रीम पे पोटेंशियल क्या आनी है, जीरो। ठीक है, मीन पे क्या आनी है, पोटेंशियल नहीं सॉरी काइनेटिक, काइनेटिक जो है मीन पे मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे क्या है जीरो, तो ये जीरो से मैक्सिमम फिर से जीरो हो रहा है, तो ये क्या प्लॉट किया हमने, काइनेटिक एनर्जी। ये ग्राफ किसका है भाई, काइनेटिक एनर्जी का है। पोटेंशियल एनर्जी का उल्टा हो जाएगा, पोटेंशियल मीन पे जीरो है, एक्सट्रीम पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है जी, ये कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम पे ये वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पर, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम। तो ये वाला ग्राफ किसका भाई, लाल वाला, लाल वाला पोटेंशियल का है मेरे भाई, जो कि मीन पे जीरो और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो कई बार इन चीजों की भी जरूरत पड़ती है, बहुत इजी वाला पार्ट चल रहा है। एक नोट में और चीज डाल सकते हो कि कई बार पूछ लेता है कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कहां पर होंगी, दोनों की वैल्यू बिल्कुल बराबर बराबर कहां पर होगी, तो वैल्यू पुट कर दे यार। काइनेटिक का फार्मूला क्या है, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के कट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाय 2, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, a डिवाइडेड बाय रूट 2। याद रख लो कि एट x इक्वल टू a रूट 2, a बाय रूट 2, x की वैल्यू जब a डिवाइडेड बाय रूट 2 होती है, उस वक्त दोनों एनर्जीज मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के क्या आ जाती हैं, इक्वल आ जाती हैं। तो एक ये बात याद रखनी है एनर्जी में। एक फिर कई बार ना वो पूछ लेता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। देखो काइनेटिक एनर्जी कहीं कम है कहीं ज्यादा है, मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, फिर कम होती है कम होती है कम होती है, तो कई बार वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी मांग लेता है कि यार एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है या एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो उसमें याद रखना यार, जो काइनेटिक एनर्जी एवरेज जो है वो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज के इक्वल ही होगी और ये टोटल की हाफ होगी।
ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज और पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज, वो क्या लेनी है आपने, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2 लेनी है। टोटल एनर्जी कितनी है, हाफ के ए स्क्वायर। तो कभी कोई पूछ लेना यार, नोट कर लेना, क्वेश्चन आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी की एवरेज चाहिए तो आ जाएगी 1/4 के ए स्क्वायर, या पोटेंशियल एनर्जी की एवरेज चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी को यू से नोट करते हैं, वो कितनी आ जाएगी, हाफ 1/4 के ए स्क्वायर। एनर्जी की आधी है ना, और टोटल एनर्जी कितनी होती है, हाफ के ए स्क्वायर, उसका हाफ कर लोगे तो 1/4 के ए स्क्वायर हो जाएगा। के वही ओमेगा स्क्वायर एम, ए वही एम्पलीट्यूड, के वही ओमेगा स्क्वायर एम, ए वही एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को अगर बेटा आर से नोट किया हुआ है तो ये सारे फार्मूले क्या हो जाएंगे, हाफ के आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी हाफ के आर स्क्वायर, तो कहीं कहीं पे इसको आर से भी डिनोट कर देते हैं। ओके जी, तो इट वाज समथिंग अबाउट एनर्जी, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, ठीक है जी। उसके अलावा एक और पॉइंट नोट कर लो, उसके बाद एग्जांपल्स पे आ ही रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, ये एनर्जी से रिलेटेड हो गया। कई बार बेटा अब ओमेगा के बारे में पूछ लेता है या यूज होगा, बीच में कभी हुआ नहीं तो यहीं पे बता देते हैं। तो हमने बोला यार अगर एसएचएम स्टडी कर रहे हो तो उसमें कई चीजें हैं, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीजें भी है ना। तो ओमेगा ओमेगा बहुत बार हुआ। ओमेगा जो है वो किसके इक्वल है, रूट के बाय एम, याद रखना है। ओमेगा इज इक्वल टू रूट के बाय एम या के इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एम, हमने कई बार बोल दिया, ठीक है। अब बेटा ओमेगा से क्या निकाला जा सकता है, टाइम पीरियड निकाला जा सकता है। तो देखो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, अगर एसएचएम होगा तो बेटा उसका टाइम पीरियड भी होगा ना कुछ। तो ओमेगा की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 पाई बाय टी रूट के बाय एम था ही। यहां से टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, या फिर फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ गई, 1/2 पाई रूट के बाय एम, ठीक है जी। अब बेटा अगर मैं इस पे कंसंट्रेट करूं तो इसमें जो एम है ना, एम मास है। मास का मतलब इनर्शिया, मास मींस इनर्शिया, क्योंकि हमने बोला एसएचएम के लिए 2 चीजें चाहिए, एक क्या चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स, और दूसरा क्या चाहिए, इनर्शिया चाहिए। तो इसमें जो एम है ना बेटा, एम इज टर्म्ड एज द इनर्शिया फैक्टर, और जो के है ना, के दैट इज टर्म्ड एज द स्प्रिंग फैक्टर। एम क्या है, इनर्शिया फैक्टर, और के बेटा जी क्या है, स्प्रिंग फैक्टर। तो कभी कभी टाइम पीरियड के बारे में आपको इस टर्म्स में भी बात आ सकती है कि इट इज इक्वल टू 2 पाई, यहां पे क्या आएगा, इनर्शिया फैक्टर, और ये क्या हुआ कि इट इज स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है जी। तो इस टर्म्स में भी बात को याद रखो, बाकी ठीक है, नोट करो, अभी बातें चल रही हैं इस लेक्चर में। आगे हम लेकर आ रहे हैं सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम, जिसमें सबसे पहले पेंडुलम और स्प्रिंग वाला डिस्कस करने जा रहे हैं हम, बाकी फिर उसके बाद कई और भी आएंगे, उनको देखेंगे। पहले पेंडुलम और स्प्रिंग वाले एग्जांपल, ठीक है। ये मिटा देता हूं मैं। हाँ नहीं बेटा जी, तो एनर्जी स्टोर्ड इन एसएचएम। अब अगली बात है सम एग्जांपल्स ऑफ एसएचएम। यार एग्जांपल डिस्कस करते करते ना हम ये चेक करेंगे कि सबसे पहले हमें कि वो एसएचएम है या नहीं ये प्रूव करना होगा, और फिर हमने उसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो 2-3 एग्जांपल लेंगे,
उसके बाद फिर इस लेक्चर को, आज वाले को क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ, बेटा कंपटीशन लेवल के हिसाब से ही कई बातें होती हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा वाली होती हैं, उनको टेकअप करेंगे। फिलहाल बात को सिंपल रहेंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से सिंपल ही रखेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लेना यार, सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसएचएम। अब इसमें सबसे पहले अपना जो सिंपल पेंडुलम है वो तो फिर है ही है ना, सिंपल पेंडुलम। इसका टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी प्रूव करके देखते हैं कि ये एसएचएम फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बेटा सिंपल पेंडुलम में क्या होगा जी, एक पेंडुलम होगा, ये ऑसिलेट करेगा मीन और एक्सट्रीम के बीच में। मान लो यहां पर इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर इसकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन कितनी हुई है, एक्स हुई है। एल क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और इसका खुद का अपना मास क्या है, एम है। जब बेटा ये यहां पर है तो सबसे पहले हमने चेक करना है कि यार इसको रीस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। तो पॉइंट ये है कि इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, वेट लग रहा होगा mg। अब बेटा इस लेंथ को अगर मैं यहां पर एक्सटेंड करता हूं तो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, इफ दिस एंगल इज थीटा, और ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है और ये बेटा नीचे को जा रही है, देख, ठीक है। तो इस हिसाब से ये दो एंगल्स जो है ना, ये वाले, ये और ये कौन से एंगल कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एंगल थीटा आ जाएगा। अगर ये थीटा है तो मैं mg के दो कंपोनेंट कर रहा हूं मेरे भाई, थीटा के साथ वाला कॉस होता है, और ये जो इसके परपेंडिकुलर जाएगा ये 90 डिग्री है ना, ये जो कंपोनेंट है ये एम जी साइन थीटा, जो भी है तुम्हारे। तो पॉइंट ये है कि इसको वापिस मीन पोजीशन की ओर खींच के ले जाने वाला कौन है, एम जी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए था सबसे पहले कि भाई रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये पेंडुलम की बॉब यहां पर है, इसको वापस खींच कौन रहा है। खींच तो ग्रेविटी रही थी, लेकिन बेटा ग्रेविटी तो लगती है नीचे की ओर, नीचे शो करते हैं ना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी एम जी। तो हम यहां पर ये देख पा रहे हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय एम जी साइन थीटा। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है ना मेरे भाई, वो किसने प्रोवाइड किया है, एम जी साइन थीटा ने प्रोवाइड किया, ठीक है। नाउ इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा लिखा जा सकता है। अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। इन दैट केस जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स है किसके इक्वल आ गया। अब इस जो भी ये बन रहा है, सेक्टर फार्मूला वगैरह पढ़ा होगा आपने, तो अगर बेटा इसको चेक करता हूं तो थीटा इक्वल टू एक लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क का रोल प्ले कर रही है, देख, जो कि किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट के अपॉन, और ये रेडियस का रोल प्ले कर रही है जो कि किसके इक्वल है,
लेंथ के इक्वल है। तो एक फार्मूला होता है, पढ़ा होगा आपने, सेक्टर फार्मूला वगैरह 10th में पढ़ते हैं, वहां पर थीटा इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस। तो लेंथ ऑफ आर्क ये था भाई, रेडियस एल था, यहां से थीटा किसके इक्वल आ गया, एक्स बाय एल के। तो थीटा की जगह एक्स बाय एल लिख देता हूं। यहां से देखो रिस्टोरिंग फोर्स एम जी बाय एल इंटू एक्स बन जाता है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया। और देख ऑपोजिट तो ये है ही है, वो तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि भाई एक्स इधर को बढ़ रहा है लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स नीचे को लग रहा है। अगर एक्स इधर को बढ़ता तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर को लगता। तो एफ और एक्स एक दूसरे के ऑपोजिट तो देखो है ही है, वो समझना पड़ेगा, इसलिए यहां माइनस लगेगा। तो ये एम जी बाय एल इंटू एक्स आएगा। तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या हुआ, ये कांस्टेंट है पूरा, इसलिए एफ आर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स बन गया। क्योंकि एफ आर प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है तो बाय डेफिनेशन ये जो मोशन है ये कैसा हो गया, सिंपल हार्मोनिक इन नेचर हो गया। क्योंकि ये डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक की कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ जाएगा तो मान लेंगे कि इट इज सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। क्योंकि एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया तो देयरफॉर मोशन ऑफ पेंडुलम इज एस एच एम इन नेचर। लेकिन यहां पर एक शर्त है। शर्त क्या है भाई, कि हमने बोला था इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा वेरी वेरी स्मॉल है तभी ये बना, तभी आगे बढ़े ना हम। तो एक पेंडुलम जो है सिंपल हार्मोनिक है, लेकिन किस कंडीशन पे, इफ ऑसिलेशंस आर वेरी वेरी स्मॉल। तो पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम इज एसएचएम इन नेचर प्रोवाइडेड दैट थीटा यानी ऑसिलेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऑसिलेशन वेरी वेरी स्मॉल होंगी तो इट विल बी सिंपल हार्मोनिक इन नेचर। ठीक है जी। तो एक तो एसएचएम प्रूव हो गया। अब अगर एसएचएम प्रूव हो गया तो यहां पर एक और चीज दिख रही है तुम्हें के मिल गया यार। के किसके इक्वल आ गया, एम जी बाय एल के इक्वल आ गया। ये देख एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है ना, तो ये तो के है, के आ गया एम जी बाय एल। देयरफॉर अब के किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर एम के इक्वल होता है। ये आ गया एम जी बाय एल, एम ने एम को काटा, ओमेगा आ गया रूट जी बाय एल। ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टाइम पीरियड के। तो 2 पाई बाय टाइम पीरियड किसके इक्वल आ गया, रूट जी बाय एल। यानी टाइम पीरियड टी उधर चले गया मेरे भाई, 2 पाई रूट एल बाय जी, यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 बाय 2 पाई रूट जी बाय एल। उल्टा करना पड़ेगा ना, 1 बाय 2 पाई रूट जी बाय एल। अब ये फार्मूला टाइम पीरियड का कई बार किया होगा तुमने, लेकिन एक्चुअली अब ये आया कैसे है भाई, ये इस कैलकुलेशन के आधार पर आया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाय जी। लेकिन कब, इफ ऑसिलेशंस आर वेरी वेरी स्मॉल। अगर ऑसिलेशंस वेरी वेरी स्मॉल हैं तभी ये एसएचएम होगा और तभी ये फार्मूला आएगा जी। ठीक है जी। तो पहला एग्जांपल किसका, सिंपल पेंडुलम का। दूसरे एग्जांपल में हम मोशन ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम ले रहे हैं बेटा। ठीक है जी। मोशन ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम मतलब एक स्प्रिंग है जिसके साथ कुछ मास अटैच किया हुआ है और उसकी ऑसिलेशंस हम करवा रहे हैं। सो दूसरी बात लिख लेना, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग सिस्टम। ठीक है, स्प्रिंग में एक ब्लॉक लगा हुआ है, इसको मिटा दे भाई,
उसके बाद फिर लिखते हैं। हाँ जी बेटा, दूसरा एग्जांपल एक स्प्रिंग वाला ले लेते हैं यार। मान लो ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, इस पे हमने मास m हैंग कर दिया। ये इसकी क्या हो गई, मीन पोजीशन हो गई। इसको हमने यहां तक खींचा, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और छोड़ दिया, तो यार रिस्टोरिंग फोर्स इसको वापस ले आएगा, लेकिन ये यार रुकेगा नहीं ना, क्योंकि जब ये वापस आएगा तब तक इसमें क्या आ जाएगा, इनर्शिया आ जाएगा, फिर ये आगे निकलेगा और इसका ऐसे क्या हो जाएगा, मोशन होता रहेगा। स्प्रिंग सिस्टम में ऐसे भी रख सकते हो इसको, ठीक है। इस पे हमने क्या लगा दिया, एक मास हैंग कर दिया। अब थोड़ा बहुत जितना इसने खींचना था खींच, इसमें तो बिल्कुल ओरिजिनल लेंथ में मीन पोजीशन होगी, इसमें जितना खींचना था खींच गया। उसके बाद जो भी इसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग हो गई, इसकी एक मीन पोजीशन सेट हो जाएगी। इसके बाद तुम इसको नीचे खींचोगे, मान लो डिस्प्लेसमेंट x, और छोड़ोगे, तो ये अप डाउन ऑसिलेट होगा, ये ऐसे ऑसिलेट होगा। जो रिजल्ट आएगा भाई वो दोनों के लिए क्या होगा, वैलिड होगा। अब बेटा जब ऑसिलेशंस हो रही हैं इसकी, तो फिर वही बात, इसमें तो किसी भी वक्त अगर मान ले डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई हुई है x, तो स्प्रिंग में लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स तो वैसे F इक्वल टू क्या होता है, माइनस के एक्स होता है। ये तो वैसे ही फार्मूला है हुक्स लॉ के हिसाब से। तो इसमें तो वैसे ही कुछ प्रूव करने की बात नहीं है कि SHM होगा कि नहीं होगा। साफ साफ F प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एक्स है, तो इट इज ऑलरेडी इन SHM यार। इसमें तो वैसे ही प्रूव नहीं करना कुछ, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता ही है, तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ ही गया। इसमें क्या करना है, वैसे SHM है, ठीक है जी। इसकी ऑसिलेशंस वैसी क्या है, SHM है, तो इसमें कोई शक नहीं। अगर स्प्रिंग आइडियल है तो इट फॉलोज SHM। अगर SHM फॉलो करेगा तो इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। अब टाइम पीरियड इसमें सिंपल, के तो वैसे ही इसका गिवन होगा। अब आपको पता है कि जो ओमेगा होता है रूट के बाय एम होता है। देयरफॉर स्प्रिंग वाले सिस्टम में टाइम पीरियड क्या, 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड कितना, 2 पाई रूट एम बाय के। ये याद ही रख लो यार कि टाइम पीरियड जो है स्प्रिंग वाले केस में कितना आएगा, अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के आ जाएगा। इट विल बी 2 पाई अंडर रूट एम डिवाइडेड बाय के। फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो उसका उल्टा कर दे यार, 1/2 पाई रूट के बाय एम। तो अभी बात को हम थोड़ा सिंपल लेकर चल रहे हैं, बाकी स्प्रिंग में कुछ और भी डिस्कशन करेंगे, वो अलग बात है। अभी फिलहाल हेडिंग क्या डाल रखी थी मैंने, एग्जाम्पल्स ऑफ SHM। क्योंकि हेडिंग है एग्जाम्पल्स ऑफ SHM, तो कुछ 2, 3, 4 जितने भी हैं एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं कि हाँ ये भी SHM होता है, ये इसका टाइम पीरियड होता है। बाकी स्प्रिंग के बेटा स्पेशल केसेस हैं, वो जो हमने पेंडुलम किया ना उसके भी स्पेशल केसेस हैं, वो अलग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने सिंपल पेंडुलम प्रूव करके दिखा दिया SHM है, उसका टाइम पीरियड निकाल दिया। स्प्रिंग वाले में हमने बोला ये तो वैसे ही SHM होता है, इसका क्या निकाल लिया, टाइम पीरियड निकाल लिया। याद रखना 2 पाई रूट एम डिवाइडेड बाय के, ठीक है जी। उसके अलावा एक तीसरा एग्जाम्पल सुनना, थर्ड एग्जाम्पल हम लेने जा रहे हैं कि अगर मान लो एक इमेजिनरी टनल खोद दी जाए अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच, कि अर्थ के एक एंड से लेकर भाई दूसरे एंड तक, बस इमेजिनेशन है भाई, कि अर्थ के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक क्या खोद दी जाए, टनल। अब उस टनल में हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को गिराना है।
फिर चेक करना है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा कि नहीं होगा, और अगर हो जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ फिर टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो ही जाएगा। तो एग्जाम्पल 3 है यार, लिख लेना। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप्ड इन अ टनल which is dug diametrically along the diameter of earth। ठीक है जी। एग्जाम्पल में बेटा हमने ये मान लो अर्थ है, भाई इमेजिनेशन है, ऐसा होता नहीं है, मतलब पानी निकल आएगा पहले कि एक एंड से दूसरे एंड तक हमने क्या किया, एक टनल खोद दी। ठीक है, तो नॉर्थ पोल से शुरू किया, साउथ पोल में जाके निकले। अब खोद दी। अब हमने क्या करना है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया। ठीक है, अब सिचुएशन को समझना, जब ये ऑब्जेक्ट इसमें नीचे जा रहा है, नीचे की ओर, तो अर्थ के सेंटर की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, ये अर्थ का सेंटर है, यहां से ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की ओर जा रहा है। हर कोई चीज अर्थ के सेंटर की ओर ही अट्रैक्ट होती है, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। लेकिन बेटा जी आपको पता है डेप्थ पे जाने पर जी की वैल्यू चेंज होती है, और अंदर जो जी की वैल्यू का फार्मूला था डेप्थ वाला, इट वाज G1 माइनस डी बाय आर। डी क्या है, डेप्थ। ठीक है जी, तो मान ले वो गिरते गिरते अभी यहां पर है, कितनी डेप्थ पर है, मान लो वो डी डेप्थ पर है। ठीक है, डेप्थ कितनी पर है, डी पर है। अब जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी जी की वैल्यू कम होती जाएगी, सेंटर पर पहुंचकर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि आपको पता है सेंटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ऊपर से ये गिर रहा है, ग्रेविटी के कारण ही गिर रहा है, लेकिन यार ग्रेविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इस जगह पे पहुंच के ग्रेविटी बिल्कुल 0, इसने उसको अट्रैक्ट करना बंद कर देना है। लेकिन बेटा ऊपर से नीचे जाते जाते ग्रेविटी के कारण जब वो नीचे आ रहा था, सेंटर तक आते आते उसकी स्पीड बढ़ रही थी। सेंटर पे पहुंच के एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गई, लेकिन तब तक वो स्पीड अटेन कर चुका था। वो इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। जब क्रॉस करेगा तो ये फिर से सरफेस ऑफ अर्थ की ओर बढ़ रहा है। ये सरफेस ऑफ अर्थ है, देख ये सेंटर है, ये भी सरफेस ऑफ अर्थ है। जब वो सरफेस की ओर अर्थ की ओर बढ़ेगा तो जी की वैल्यू क्या होनी शुरू हो जाएगी, इंक्रीज। जी की वैल्यू इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी तो वो फिर से उसको सेंटर की तरफ खींचेगी। जब ये यहां था तो उस पर इस तरफ को फोर्स लगता था, लेकिन जब ये यहां था इस पे इस तरफ को फोर्स लगेगा। जैसे पेंडुलम में होता है, जब वो यहां है भाई तब इस तरफ फोर्स लगता है, जब यहां पर है तो इस तरफ फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे जैसे सेंटर से दूर जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती जाती है और उसको इधर की ओर खींचती रहती है, यहां पे आकर रोक लेती है, वापस आता है यहां पर आकर एक्सेलरेशन 0 हो जाती है और वो इनर्शिया के कारण क्रॉस कर जाता है। वही यहां पर होगा कि ऊपर से नीचे गिरते गिरते यहां पर आकर एक्सेलरेशन तो 0 हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मगर वो कुछ वेलोसिटी अटेन कर चुका था, इसलिए आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ेगा तो इसको फिर से अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, वो इसकी स्पीड को कम करना शुरू कर देगी। यहां तक आते आते वो इसको फिर से पूरी तरह से रोक लेगी और फिर से इधर को आ जाएगा। फिर जब इधर से इधर आ रहा होगा यहां पे आके जी 0 हो जाएगी, लेकिन फिर वो इनर्शिया के कारण आगे बढ़ जाएगा। पॉइंट ये है कि जैसे पेंडुलम मीन से
एक्सट्रीम की ओर बढ़ते 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 जी की वैल्यू इंक्रीज होती है, यहां पर आकर स्पीड बिल्कुल जीरो हो जाती है, जी मैक्सिमम हो जाती है एक्सेलेरेशन। उसके बाद जब वो वापस आता है वापस आता है वापस आता है, सेंटर पे पहुंच के रिस्टोरिंग फोर्स जीरो, एक्सेलेरेशन जीरो, लेकिन वेलोसिटी के कारण वो आगे बढ़ जाता है। वही यहां पर होगा, जब वो नीचे गिरेगा 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 गिरेगा, यहां तक आते आते स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद इसकी स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी, और अट्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, यहां पे फिर ये क्रॉस करेगा और ये ऐसे ऑसिलेट करने लग जाएगा। पॉइंट ये है जी, अगर डायमेट्रिकली एक टनल खोद दी जाए और उसमें एक पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया जाए, तो इस सिचुएशन के हिसाब से उसको ऊपर से नीचे तक स्पीड बढ़ेगी, सेंटर पे पहुंच के मैक्सिमम हो जाएगी, फिर आगे जाएगा तो स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वापस अट्रैक्शन शुरू हो जाएगी, और वो उसके बीच में कुछ ऐसे ही ऑसिलेट करता रहेगा। ये शायद समझ में लग गया हो कि पार्टिकल विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग। हमने प्रूव करना है कि उसकी जो ऑसिलेशंस हैं वो सिंपल हार्मोनिक भी होंगी। हमने प्रूव करना है कि वो सिंपल हार्मोनिक भी होंगी। तो पॉइंट ये है कि पार्टिकल इस वक्त इस जगह पर है, इतना क्लियर है कि ये मीन पोजीशन है। अगर पार्टिकल बेटा इस जगह पर है डेप्थ डी पर, तो मीन पोजीशन से मान ले कितने डिस्टेंस पे है। इस वक्त अगर पार्टिकल इस जगह पर है तो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे है, मान लो एक्स पर। ये जो टोटल होता है वो रेडियस ऑफ अर्थ होता है, तो आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ जो है वह एक्स प्लस डी है। यहां कह लो जो एक्स है वो आर माइनस डी है। तो इस जगह पर एट जिस भी पार्टिकल पॉइंट बी की बात चल रही है बेटा, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कितनी है, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर है। देयरफॉर इस जगह पे जो एक्सेलरेशन फील हो रही है वो कितनी फील हो रही है, g डैश, जो कि किसके इक्वल है, g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। यानी इस वक्त जो एक्सेलरेशन है वो कितनी है, g इंटू आर, एलसीएम ले ले, r माइनस डी हो गया। यानी एक्सेलरेशन कितनी आ गई, r माइनस डी किसके इक्वल आ गया, x के। ठीक है, r माइनस डी x के इक्वल आ गया। देयरफॉर जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल आ गई, g बाय आर इंटू एक्स। दैट मीन्स इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन कितनी फील हो रही है उसको, g बाय आर इंटू एक्स। अब ध्यान से सुनना, मीन पोजीशन ये है, ठीक है, ये मीन पोजीशन है, पार्टिकल यहां पर है, एक्स इधर को बढ़ रहा है ना, और एक्सेलरेशन किधर को लग रही है, ये जो नीचे को लग रही है ना, तो g और x एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। जब x इधर को बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन उल्टा लगेगी। तो वो तो अंडरस्टूड है कि ठीक है ये तो है ही है, लेकिन यहां क्या लगा लेना चाहिए, माइनस लगा लेना चाहिए, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है जी, अगर पार्टिकल का मास m हो तो यहां m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये a हो गया, माइनस g बाय आर, यहां पे भी m से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स, और ये हो जाएगा माइनस mg बाय आर इंटू एक्स। यानी रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो इसका मतलब टनल में फेंके हुए ऑब्जेक्ट जिसका मास m है का मोशन भी ऑसिलेटरी है, वो तो दिख ही गया था। सिंपल हार्मोनिक है वो भी यहां पर प्रूफ हो गया, क्योंकि f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स आ गया। ठीक है, अगर सिंपल हार्मोनिक प्रूव हो गया तो फिर टाइम पीरियड भी चेक कर ही लेते हैं, क्योंकि k तो दिख गया ना हमें, ये वैल्यू k के इक्वल आ गई, f इक्वल टू माइनस के एक्स है, तो ये वैल्यू k के इक्वल आ गई। मतलब जो रिस्टोरिंग फोर्स है
वो माइनस के एक्स था। के की वैल्यू mg बाय आर आ गई। के होता क्या है? ओमेगा स्क्वायर एम, तो mg बाय आर आ गई, m ने m को काट दिया, ओमेगा स्क्वायर g बाय आर आ गया, ओमेगा रूट g बाय आर आ गया, ओमेगा मतलब 2 पाई बाय टाइम पीरियड, रूट g बाय आर आ गया, यानी टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई रूट आर बाय जी आ गया जी। याद रखना, अगर एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने टनल में छोड़ दिया उसका टाइम पीरियड कितना आएगा? 2 पाई रूट आर बाय जी आ जाएगा। आर यहां पर क्या है बेटा? रेडियस ऑफ अर्थ, 6.4 इंटू 10⁻⁶। अगर इसकी वैल्यू पुट कर दूं 6.4 इंटू 10⁻⁶, जी की वैल्यू 9.8, तो ये सॉल्व कर कर आ जाएगा 84.6 मिनट। कितना? 84.6 मिनट आ जाएगा, 1.5 घंटे से भी कम। 90 मिनट होंगे तो 1.5 घंटा होगा। याद करो, हमने सैटेलाइट्स पढ़ा था, सैटेलाइट्स में पोलर सैटेलाइट्स पढ़ा था कि अगर वेरी नियर टू अर्थ कोई सैटेलाइट है, जैसे पोलर सैटेलाइट्स होती है, तो उसका टाइम पीरियड भी यही आया था, 2 पाई रूट आर बाय जी। याद करो, 2 पाई रूट आर बाय जी आ गया था, और वहां पे भी इसकी वैल्यू फिर 84.6 मिनट हमने डिस्कस की हुई है। तो बेटा अगर एक टनल में ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो भैया प्लेन व्लेन सब फेल हो जाएंगे। नॉर्थ पोल से साउथ पोल पहुंचाना हो किसी को तो छोड़ दो उसको, वो 84.6 मिनट में तो चक्कर खा के वापिस आ जाएगा। टाइम पीरियड आया 84.6, यानी यहां से छोड़ेगा तो वापिस यहां जाके वापिस कितनी देर में आ जाएगा? 84.6 मिनट में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल बेटा और भी हैं, जितने मर्जी बना लो एग्जाम्पल्स और भी बन जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम 3 एग्जाम्पल्स पे क्या कर रहे हैं, बात को क्लोज कर रहे हैं। आज का लेक्चर भी यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। एक तो हमने चलो एनर्जी वाली बात कर ली, एक फिर ये 2-3 एग्जाम्पल्स भी कर लिए, टाइम पीरियड निकालना भी आ गया। बाकी कुछ स्पेशल बातें हैं वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डालेंगे। पेंडुलम के स्पेशल केसेस करेंगे और स्प्रिंग के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में डाल देते हैं। इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। तो कवर अप करो, न्यूमेरिकल अपने चलाते रहो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।